मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। एजुकेशन अड्डा बाई पवन सर में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दा सर दीजिए। कैसा देना है? मुद्दा सर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, मैं पाठ के स्वाध्याय के हिसाब से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर ढूंढने, करने, लिखने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी प्रश्न के बारे में कोई भी समस्या ना हो। रही बात एक एक वाक्य और विकल्प का, उसको मैं पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इस पाठ का संक्षिप्त के प्रश्न उत्तर भी मैं इसके पहले अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से उसे लिंक के द्वारा ढूंढ सकते हैं। और अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैं आपको अपना यहाँ पे नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके और वीडियो मांग सकते हैं। मैं आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो दे दूंगा। मेरा नंबर है 9033892508। आप इस पर संपर्क करके और वीडियो मंगवा सकते हैं और आप अच्छी तैयारी करके अच्छा नंबर लाकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुद्दा सर। ठीक है। आकृतियों में आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें विद्यार्थी मित्रों कुल 6 पॉइंट हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, आकृति और आलेख बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 दिया है आकृतियों में आलेख की पसंदगी। क्या? आकृति और आलेख के यहाँ पे पसंदगी करनी है। तो आकृति और आलेख को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसकी पसंदगी होनी चाहिए। जब तक हमें जो तालिका मिली है, वो तालिका में से हमें कौन सी आकृति, कौन सा आलेख बनाना है, नहीं पता चलेगा, तब तक हम बना पाएंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले उसकी पसंदगी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ जानकारी को विभाजित स्तंभ आकृति या वृत्तांश आकृति द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है स्पष्टता। क्या दिया हुआ है? स्पष्टता। आकृति और आलेख की प्रस्तुति स्पष्ट और स्वच्छ होनी चाहिए। एकदम कीचड़ पिचड़, गंदा उंदा नहीं होना चाहिए। स्पष्ट, ताकि सामने वाले को समझ में आए, ऐसा होना चाहिए। विविध विभाजनों को अलग अलग रंग या शेड द्वारा दर्शाकर उसका विवरण दर्शाना चाहिए। जितने स्तंभ आपने बनाए हैं, जितने विभाजन आपने बनाए हैं, उसे अलग अलग रंग के द्वारा या शेड के द्वारा दर्शाना चाहिए, ताकि उसका स्पष्टीकरण देखने को, स्पष्टता देखने को मिले। तीसरा पॉइंट है निश्चित स्केल माप। अब निश्चित स्केल माप में क्या है? संख्या के आधार पर आपको जो संख्या दी गई है, आकृति या आलेख का स्केल माप लेना चाहिए, जिससे चित्र उचित बना कर हम उसे प्रस्तुत कर सके। ठीक है। बिना और निश्चित स्केल माप हमें OY अक्ष पर ही लेना है। किस पर लेना है? OY अक्ष पर ही लेना है। चौथा पॉइंट है आकृति या आलेख के दोनों अक्षों पर जानकारी दर्शाना। कौन से दोनों? एक अक्ष कौन सा होता है? OX अक्ष। दूसरा कौन सा अक्ष होता है? OY अक्ष होता है। तो देखिए, आकृति या आलेख बनाते समय सर्वप्रथम X अक्ष पर स्वतंत्र चल, जिस पर समय, स्थान, क्षेत्र दर्शाया जाता है। अब आपको जो तालिका मिली है, उसके आधार पर वो समय दर्शा रहा है, क्षेत्र दर्शा रहा है या स्थान दर्शा रहा है, उसे दर्शाना है। और दूसरा है OY अक्ष पर परतंत्र चल, उसे परतंत्र चल के नाम से जानते हैं, जिस पर साक्षरता, जनसंख्या, गरीबी, अमीरी, बेकारी, प्रतिशत, जन्म दर, मृत्यु दर, गरीबी, कोई भी वस्तु का उत्पादन किलोग्राम, लाख, टन, क्विंटल में या प्रतिशत में दी गई जानकारी दर्शाई जाती है। अगला पॉइंट है 5वां सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। तो देख सकते हैं आप, आकृति और आलेख में जिस सांख्यिकीय जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया हो, उसे दर्शाना चाहिए, जिससे आलेख की विश्वसनीयता क्या होती है? बढ़ती है।
अगर हमने जो हमें संख्या मिली है उसके आधार पर, अंकों के आधार पर, संख्या के आधार पर हम दर्शाते हैं तो विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। लास्ट और छठा पॉइंट है इस प्रश्न का, सांख्यिकी जानकारी गणना करने की रीति। जब जानकारी स्वयं स्पष्ट ना हो तो सांख्यिकी की मदद से उसे स्पष्ट किया हो और उसके आधार पर चित्र बनाया गया हो, इस तरह से इसे दर्शाया जाता है। इसके साथ ही स्पष्टीकरण हेतु उपयोग में लिए गए सांख्यिकीय साधनों का संक्षिप्त विवरण दर्शाना भी आवश्यक होता है। जो उसके साधन है, जो उसका विस्तार है, विवरण है, उसे भी क्या करना पड़ता है, संक्षिप्त में दर्शाना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। दूसरा आया, स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसलिए वो बना नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक सरल शब्दों में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसे समझें। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे 2 चल आ गए। कितने चल आ गए, 2। अब यहाँ पर जो एक आया इसे O कहते हैं और इसे X कहते हैं और इसे Y कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, OX है। OX को किस नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र चल के नाम से जाना जाता है। अब ये OY है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे परतंत्र चल के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर 2 रेखाएं हैं। पहली रेखा क्या है, OY है, दूसरी रेखा क्या है, OX है। यहाँ पर दोनों आपस में काट रही हैं। क्या कर रही हैं, काट रही हैं, नहीं, चीर रही हैं, नहीं, चीर भी नहीं रही है, टकरा रही हैं, नहीं, टकरा भी नहीं रही हैं। क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जहां पर दोनों रेखाएं मतलब OX की रेखा और OY की रेखा आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, उसे उद्गम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गम बिंदु कहते हैं। अब उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर सभी स्तंभों में कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान। ठीक है, अब देखो समान अंतर ये होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ की ये जो चौड़ाई है ये एक समान होनी चाहिए, क्योंकि स्तंभ का जो मूल्य है उसकी चौड़ाई नहीं बल्कि उसकी ऊंचाई दर्शाती है। तो इस तरह से यहाँ पे दर्शाना चाहिए। और ये बनाने के बाद यहाँ पर ऊपर OY अक्ष पर जो प्रमाण माप दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रमाण माप, OY अक्ष पर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है वो दर्शाना है, जिसे निश्चित स्केल माप कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर X अक्ष और Y अक्ष की रचना करनी चाहिए। X अक्ष पर स्वतंत्र चल, Y अक्ष पर परतंत्र चल दर्शाना चाहिए। Y अक्ष पर दर्शाई गई जानकारी का उचित स्केल माप लेना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बना के समझाया। प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई समान होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। सामान्य रूप से X अक्ष के स्तंभ को आधार माना जाता है। आधार मतलब कि जितने भी स्तंभ बने हुए हैं आप देख सकते हैं इस पर ही बनेंगे, तो यही आधार माना जाता है। ठीक है, प्रत्येक ऊर्ध्व स्तंभ जानकारी के क्रम में ही दर्शाना चाहिए और इस प्रकार प्रथम जानकारी के लिए स्तंभ उद्गम बिंदु से बनाया जाता है। उद्गम बिंदु भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, जहाँ पर OY और OX की रेखा आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं उसे उद्गम बिंदु कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये प्रश्न भी यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार भी पूछा गया है। ठीक है, हम देखेंगे अब कि आकृति और आलेख के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। आकृति और आलेख के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकदम सरल है, आपको आता है, कोई समस्या की बात नहीं है। आपको सबसे पहले आकृति की परिभाषा लिख देनी है। देखिए, एक तरफ आकृति एक तरफ आलेख लिखा हुआ है।
जब भी हम अंतर बनाएं या बताएं या दर्शाएं तो हमें इसी ही तरीके से बताना है बोर्ड के अंदर। देखिए, सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात क्या आया, आकृति आ गई। स्वयं स्पष्ट ना हो ऐसी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात क्या आया, आलेख। ये आपको याद है, मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इस जानकारी को स्वयं स्पष्ट होती है, मतलब देखो जो आकृति है वो स्वयं स्पष्ट होती है और जो आलेख है वो स्वयं स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्वयं स्पष्ट ना हो, इस तरह से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सांख्यिकीय की दृष्टि से आकृति की जानकारी असतत होती है। कैसी होती है, असतत। और ऐसे ही सांख्यिकी की दृष्टि से आलेख की जानकारी कैसी होती है, सतत होती है। कैसी होती है, सतत। उसके बाद अगला पॉइंट है, आकृति बनाने के लिए सांख्यिकी का गहरा ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसके ज्ञान की, गहरे ज्ञान की, अंकों में जानकारी होनी चाहिए। जबकि आलेख में सांख्यिकीय मापों का उपयोग होता है। हम जो अंक यहाँ पर दिया हुआ है उसका माप लेकर बनाते हैं। लास्ट पॉइंट है, आकृति को सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है और आलेख को विशेषज्ञ और संशोधन द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न आपका पूरा होता है। हम आगे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अध्ययन करने में इंटरनेट के उपयोगिता समझाइए। तो आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है, अध्ययन करने में इंटरनेट की उपयोगिता को समझाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरनेट यह डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक स्वरूप है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसके भी इंटरनेट के विद्यार्थी मित्रों 6 पॉइंट दिए हैं। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, अगर आप बोलो तो लिखकर बता दूं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जो उपयोग दिए हुए हैं, सबसे पहले एक उपयोग की अगर हम बात करें फिर बाद में समझते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ट्यूटोरियल। देखिए ये रहा। दूसरा दिया है तत्काल शिक्षा या जानकारी। क्या दिया है, तत्काल शिक्षा या जानकारी। तीसरा दिया है पढ़ने योग्य जानकारी सामग्री। क्या दिया है, पढ़ने योग्य सामग्री। चौथा दिया है विविध जानकारी प्राप्त करना। क्या दिया है, विविध जानकारी प्राप्त करना। पांचवा दिया है अन्य जानकारी प्राप्त करना। पांचवा क्या दिया है, अन्य जानकारी प्राप्त करना। और छठा दिया हुआ है सांख्यिकीय जानकारी। क्या दिया हुआ है, सांख्यिकीय जानकारी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जो उपयोग हैं वो 6 हैं। नंबर 1 ट्यूटोरियल, नंबर 2 तत्काल शिक्षा या जानकारी, नंबर 3 पढ़ने योग्य सामग्री, नंबर 4 विविध जानकारी प्राप्त करना, नंबर 5 अन्य जानकारी प्राप्त करना और नंबर 6 सांख्यिकीय जानकारी। अब इसका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ट्यूटोरियल की बात करें तो कुछ वेबसाइटों पर अपने विषय के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पढ़ने लायक सामग्री इत्यादि ओपन एक्सेस लिंक में रखी जाती है और ऐसी जानकारी को पढ़ने पर ट्यूटोरियल जैसा अनुभव होता है जैसे हम अपने घर में होम थिएटर लगा के पिक्चर देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, या हम अपने घर में मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए, हेडफोन लगाए हुए और लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, तो हमें वातावरण कैसा फील होता है कि जैसे कि हम वर्गखंड में बैठे हों। इस तरह से हमें यहाँ पे समझना है। दूसरा पॉइंट है तत्काल शिक्षा या जानकारी। अब तत्काल शिक्षा या जानकारी में हम देखें कुछ संस्थाओं के विशेषज्ञों के भाषण के उनके वीडियो क्या होगा, ओपन एक्सेस लिंक पर रखे जाते हैं। कई बार ऐसी वेबसाइट द्वारा हमें वर्गखंड जैसे पढ़ने योग्य सीखने का अनुभव भी होता है। अगर हमें किसी लेक्चरर के बारे में, किसी प्रोफेसर के बारे में या किसी किताब कहानी के बारे में पढ़ना हो
तो हम ऑनलाइन उसे लिंक पर जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे इसी का जमाना आ रहा है। कोरोना के बाद से सभी विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन लेना पढ़ना शुरू कर दिए। बहुत सारी संस्थाएं, कोचिंग सेंटर वगैरह हैं, ये सब क्या करती हैं, ऑनलाइन ही क्लास चलाती हैं। तो जैसे कि अर्थशास्त्र या अन्य विषय में प्रवाह विषय विश्वविख्यात विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का अध्ययन आपको अगर उपलब्ध कराना है तो आपको वेबसाइट पर से मिल जाते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है पढ़ने योग्य सामग्री। अब पढ़ने योग्य, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने लायक अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, बीए या एसपीसीसी, अकाउंट, स्टेट, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। अब जैसे अपनी बात करें तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और फिर मैं इसे क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, और अपलोड करूँगा तो आप लोग इसे देखोगे, अपने मित्रों को भी बताओगे, आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह से विद्यार्थी जो है वह ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करता है। तो पढ़ने योग्य सामग्री में अगर हम देखें तो इंटरनेट पर असंख्य पुस्तकें, पत्रिकाएं, लेख मुफ्त में क्या होता है, पढ़ने के लिए मिलती हैं। और इसके अतिरिक्त उस विषय के निष्णातों के लेख, जर्नल इत्यादि भी पढ़ने को क्या होते हैं, मिलते हैं। इस सामग्री को ई बुक या जनरल बुक के नाम से जाना जाता है। चौथा पॉइंट दिया है यहाँ पर विविध जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए, विविध जानकारी प्राप्त करना में क्या दिया है कि इंटरनेट पर सर्च करके अर्थशास्त्र में डिग्री देने वाली कॉलेज तथा यूनिवर्सिटियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी विषय से संबंधित जानकारी सर्च करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी विषय से या कोई कोर्स करना है तो, और अगर आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो कॉलेज है, हमारे मन पसंद के द्वारा उस कॉलेज में विषय चलता हो, हमें दूर दराज भी जाना पड़ता है हमारा विषय। अब जैसे कि अर्थशास्त्र विषय का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो हम अर्थशास्त्र से पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, किस कॉलेज में ये सब्जेक्ट है। हम बड़े शहर में रहते हैं तो हमें सभी कॉलेजों में लगभग सामान्य रूप से विषय मिल जाता है, लेकिन गांव के अंदर या छोटे शहरों में सभी कॉलेजों में सभी विषय का एजुकेशन मिलता नहीं है। इसलिए हमें उसमें क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। चलिए आगे हम देखेंगे विविध जानकारी प्राप्त करना। इंटरनेट पर सर्च करके अर्थशास्त्र में डिग्री देने वाली कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्राप्त हो गई, ये पॉइंट हो गया। अन्य जानकारी प्राप्त करना, इंटरनेट पर सर्च करके रेफरेंस बुक, हम अगर पीएचडी, एमएड वगैरह कर रहे हैं तो क्या होगा, हम उसमें से रेफरेंस बुक मंगा सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए परिभाषा, उनके व्याख्यान, उदाहरण आदि हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला छठा पॉइंट है सांख्यिकीय जानकारी। तो सांख्यिकीय जानकारी में अर्थशास्त्र में मुख्य जानकारी के साथ साथ गौण जानकारी, मुख्य जानकारी के साथ साथ क्या होता है, गौण जानकारी, गौण जानकारी का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि सरकार के बजट की जानकारी, बैंकिंग जानकारी, कृषि उत्पादन संबंधी जानकारी, आयात निर्यात के कद की जानकारी, गरीबी, बेकारी, औद्योगिक उत्पादन की जानकारी। इस तरह से ये सब भी जानकारी, अगर हमें किसी बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो हम आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भारत के अंदाज पत्र संबंधी जानकारी वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर से जाके प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें अर्थशास्त्र में कुछ जानकारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए तो काम करने वाली संस्था वेबसाइट पर से हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे CSO है, NASSO है, WHO है, फिर UNO है, CMI है, तो ये नहीं है, NSSO है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, और इसका पूरा नाम आपकी किताब में पेज नंबर 148 पर दिया है, जहाँ से आप उसकी जानकारी फुल नेम याद कर सकते हैं। तो अब इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले प्रश्न मतलब 5वां क्वेश्चन मुद्दासर में पहुंचे। कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के भय स्थान, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बोर्ड में कई बार कंप्यूटर और इंटरनेट के भय स्थान पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। भय स्थान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के भय स्थान की बात करेंगे, उसके बाद इंटरनेट के भय स्थान की बात करेंगे। कंप्यूटर के भय स्थान की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर एक साधन है, एक यंत्र साधन, क्या है,
एक यंत्र साधन। वह अध्ययन सामग्री नहीं है, वह अध्ययन सामग्री नहीं है, सिर्फ एक साधन है। कंप्यूटर विविध जानकारी का संग्रह करता है, वह अध्ययन प्रक्रिया सरल बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? सरल बनाने का कार्य करता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी ना हो तो हम गलत परिणाम या आकृति एवं आलेख बनाएंगे, और कंप्यूटर में जानकारी गलत जगह पर अगर सेव की हो तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। कंप्यूटर में जितने भी हमारे दोस्तों के फोटो हैं, खास और बिन खास, सबके अलग अलग फोल्डर बनाने हैं। पढ़ने योग्य जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं उसका एक अलग फोल्डर बना के हमें सेव करना है। फैमिली फोटो का एक फोल्डर बना के हमें सेव करना है। अलग अलग विषय के हिसाब से उसके जो भी नोट्स हमने बनाए हैं, सेव किए हैं, अलग अलग फोल्डर में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब वस्तुओं को, सब चीज़ों को एक ही फोल्डर में सेव करते हैं तो हम डिलीट कुछ करने जाते हैं और डिलीट सब हो जाता है। इसीलिए उसमें खास करके अपने खास दोस्तों की जो तस्वीरें हैं, जो चित्र है, उसे अलग जगह सेव करना चाहिए, नहीं तो गलती से सबके साथ उनकी भी तस्वीर छूमंतर हो जाती है। चलिए इसके साथ हम अगला देखते हैं। यहीं पे इंटरनेट की भय स्थान, मर्यादा के साथ भय स्थान। तो इंटरनेट जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है, वह शिक्षक की अपनी स्वयं की विचार शक्ति और तर्क शक्ति का स्थान ले सकता नहीं है। नेट के अंदर, गूगल के अंदर जितने शब्दों को सेव किया गया है उसका ही अर्थ बताता है, ठीक है, उसका ही अर्थ बताता है। कभी आप गाली डाल के देखो, गाली उसमें सर्च करो, उसका अर्थ नहीं बताएगा। लेकिन शिक्षक या व्यक्ति या विद्यार्थी से आप गाली का अर्थ पूछोगे तो वो पक्का 100% गारंटी के साथ बताएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका अर्थ उसमें सेव नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि इंटरनेट वह शिक्षक के स्वयं की विचार शक्ति ले सकता नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर, गूगल के अंदर जो भी शब्द सेव किए गए हैं वह भी किसी व्यक्ति ने ही सेव किया है। जितना सेव किया है उतने का ही अर्थ मिलता है। अगला पॉइंट है, इंटरनेट पर अनेक प्रकार की गलत, अप्रस्तुत, नकल की गई जानकारी उपलब्ध होती है। पाठकों और विद्यार्थियों को ऐसी जानकारी से दूर रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें गलत जानकारी मिलती है। अभी जस्ट आज जैसे ये वीडियो में बना रहा हूँ, अभी जल्दी ही 15 अगस्त बीता हुआ है। तो ऐसे 15 अगस्त की बात अगर हम करें तो अमुक बार 76वां स्वतंत्रता दिवस बता रहा है, अमुक बार 77वां स्वतंत्रता दिवस बता रहा है। तो अब विद्यार्थी यहाँ पर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि हम 76वां मना रहे हैं कि 77वां मना रहे हैं। जबकि एक्चुअली ऐसा होता है कि जो 76 है, वह जो 76 है, ये क्या होता है, वर्षगांठ होता है। क्या होता है? वर्षगांठ। मतलब कि जब 15 अगस्त 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, तब 1948 में, कब? 1948 में 1 वर्ष पूरा हुआ। ठीक है, 1 वर्ष पूरा हुआ। हम बर्थडे कब मनाते हैं? बच्चे के जन्म के 1 साल के बाद। हम शादी की सालगिरह कब मनाते हैं? शादी की 1 साल के बाद। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 48 से 1 साल जब गिना जाएगा तो 2023 में अगर हम क्या करें, वर्ष 2023 में से 1947 को अगर हम माइनस कर दें तो ये देखिए कितना हो गया, 13। तो 13 में से 7 गया तो 6, ये 1 बचा, 1 इससे उधार लिया 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7, बाकी 0 0 आ गया। तो 76वां वर्षगांठ होता है। लेकिन जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन स्वतंत्र हुआ, उसी दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो यहाँ से लेकर 2023 तक की अगर हम गिनती करते हैं तो इस बार हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये सब टीचर आपको नहीं बताएंगे, सब बच्चों को पता भी नहीं चलता। ये तो उदाहरण आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो कई बार क्या होता है, गलत जानकारी भी हमें इंटरनेट के द्वारा प्राप्त होती है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी सही गलत के अलग करने के लिए तर्क का उपयोग करना पड़ता है। मेरे पास तर्क है, आप सुनने की शक्ति रखते हैं, इसलिए आपको इसकी जानकारी मिली।
अब कोई भी जानकारी विश्वसनीय वेबसाइट पर से ही लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई भी जानकारी। अब हमें बैंक से संबंधित जानकारी लेनी है, हम हॉस्पिटल सर्च करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं। तो अभी ऊपर हमने देखा, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आरबीआई में जाके आरबीआई सर्च करेंगे, तब हमें जाके वह जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से अगर हम गलत वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे तो हमें जो निष्कर्ष है वो गलत ही मिलने वाला, मार्गदर्शन जो है वो गलत ही मिलने वाला। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय मुद्दासर प्रश्न उत्तरों में लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। स्वाध्याय के अनुसार छठा प्रश्न है, अर्थशास्त्र संबंधित बातें व्यक्त करने के लिए सामान्य प्रजा तथा निष्णातों के लिए आकृतियों आलेख का महत्व बताइए। ये वाला प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 90% विद्यार्थियों को मिलता नहीं है, समस्या होती है, और उनकी समस्या को हल करने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। और अगर फिर भी आप नहीं देखते हो, आपका दुर्भाग्य है। आप क्या करते हो आप जाने। चलिए समय ना बिगाड़ते हुए इसका आंसर लेकर हम विराम करते हैं। क्वेश्चन, अर्थशास्त्र संबंधी बातें व्यक्त करने के लिए सामान्य प्रजा तथा निष्णातों के लिए आकृति एवं आलेख का महत्व है। क्या है? तो अर्थशास्त्र में सरकार, बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी एवं आंकड़ों को विशेष विश्लेषण किया जाता है, परंतु जब विशेषज्ञों द्वारा घटनाओं विश्लेषणों की चर्चा की जाती है तब सामान्य व्यक्ति की रुचि उसमें नहीं होती, क्योंकि जब हम मौखिक कोई चीज बताते हैं तब व्यक्ति को उसमें रुचि उत्पन्न होती नहीं है। इसीलिए आकृति और आलेख के द्वारा जब हम उसे बताते हैं तब व्यक्ति को उसमें क्या होता है? रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए इस जानकारी को समझने के लिए हमें आकृति और आलेख का महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। सामान्य रूप से कठिन अटपटा लगने वाला अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृतियों द्वारा सरल बनता है, आलेख द्वारा स्पष्ट बनता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस खाली उसी को इसके अंदर लिखना है। अर्थशास्त्र में आए कई परिबलों के अलग अलग वर्षों के प्रवाह मतलब रुझान को सरलता से एक ही आकृति आलेख में हम क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। सरलता पूर्वक अलग अलग करने की हमें कोई जरूरत पड़ती नहीं है। अर्थशास्त्र के विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को सरलता से समझ सकते हैं। जो भी परिवर्तन हुआ है उसे हम समझ लेंगे। और अर्थशास्त्र के कठिन सिद्धांतों को आकृति और आलेख द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र के कठिन सिद्धांतों को आकृति और आलेख के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम सरलता से समझ सकते हैं। आकृति और आलेख द्वारा समय और शक्ति की बचत होती है। क्या होती है? आकृति और आलेख के द्वारा समय और शक्ति की बचत होती है। आकृति और आलेख द्वारा जानकारी लंबे समय तक हमें क्या होती है? याद रहती है। आकृति और आलेख द्वारा हमारा अध्ययन अधिक रुचिकर बनता है। क्या बनता है? अधिक रुचिकर बनता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में स्वाध्याय के मुद्दासर प्रश्नों में 6 प्रश्नों की हमने चर्चा की। स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर है जो यहाँ पे पूरा होता है। अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपको अगर कोई भी वीडियो में समस्या हो रही है, कोई भी प्रश्न में समस्या हो रही है, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9033892508। आपका अपना चैनल एजुकेशन अड्डा बाई पवन सर में स्वागत है। धन्यवाद।